चलिए, आप सभी का स्वागत है एसके एडुजोन फैमिली में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार भारत के अन्य सभी कांग्रेस के नेताओं का योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार भारत में एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम हम लोग सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग नेताजी के नाम जानते हैं, इनका भी उतना ही योगदान है जितना कि बाकी के अन्य नेताओं का योगदान है। तो आज हम लोग जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस किस सेना की स्थापना किया गया है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो सिंगापुर हो। इन सारे क्षेत्रों में सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार अपनी सेनाओं का गठन किया है, इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और एक करके हम लोग इस सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन दोनों के मार्ग अलग अलग थे। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज के बारे में। चलिए, हम लोग का आज का टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम लोग इस टॉपिक को 2-3 पार्ट में बांट के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है, ऐसे नेताजी इनकी उपाधि बाद में होती है, फिलहाल इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और जो सुभाष चंद्र बोस है, सबसे पहले हम लोग इसको टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय, कि सुभाष चंद्र बोस के जो फैमिली के बारे में, इनके परिवार के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है इनके बारे में। इसके बाद कि सुभाष चंद्र बोस भारत में इनका क्या योगदान रहा है, किस प्रकार इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी में इनके द्वारा क्या क्या किया गया है उनके बारे में। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके द्वारा जापान में इनके द्वारा किस सेना की स्थापना किया गया था। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा एक ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन यू। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था जिसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन यू। उसके बाद कि आखिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आजाद हिंद फौज की सेना स्थापित की गई थी, उसके बाद इस सेना का आखिर क्या हुआ सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद। वो जो आजाद हिंद फौज है, आजाद हिंद फौज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों का नाम आता है। कैप्टन मोहन सिंह का, रास बिहारी बोस का, सुभाष चंद्र बोस का, जनरल फ्यूजियामा का, इन सारे व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस सारा नोट भी करते रहना है जो लिखवाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक में ऐसे नहीं कि वहां पढ़ा यहीं रहे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को यहाँ पे नोट भी करते रहना है। तो सुभाष चंद्र बोस का ये टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जीवन परिचय, फिर पढ़ेंगे इनके द्वारा भारत में क्या योगदान रहा है उनके बारे में। फिर जर्मनी में इन्होंने क्या किया है, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की बात करेंगे हम लोग। जर्मनी में ही इनकी मुलाकात होगा हिटलर से, और हिटलर के द्वारा इनकी उपाधि क्या होगी, नेताजी के बारे में। लिख लीजिएगा, ये टॉपिक होगा हम लोग का। ठीक है, चलिए, और नेताजी का 2-3 महत्वपूर्ण नारा है जो सारे लोग परिचित होंगे उससे। नेताजी ने ही सेनाओं को अभिवादन करने के लिए एक नारा दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही प्रसिद्ध किया गया था। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भाषण
उनकी भाषण की जब समाप्ति करते थे तो अंतिम बोला करते थे जय हिंद। और तब से ये प्रचलन चला आ रहा है कि भाई कि जब किसी को संबोधन करना हो तो हम लोग जय हिंद के माध्यम से भी संबोधन करते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा इन्हीं का है। और इस सुभाष चंद्र बोस ने ही एक नारा दिया था, और दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो स्वतंत्रता यानी कि जो आज़ादी है, ये आज़ादी मांगने से नहीं मिलती है, आज़ादी हमें छीनना पड़ता है। तो जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये सारी जो बातें कही गई हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक होगा, क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हैं तो सुभाष चंद्र बोस का जिक्र हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें आप पढ़े होंगे हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो विवाद का कारण है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, कर चुके हैं यहाँ तक नोट, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आगे नहीं लगाइए, सुभाष चंद्र बोस का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिसको महात्मा गांधी ने राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जीवन परिचय का मतलब सुभाष चंद्र बोस के जन्म को लेकर उनके पिताजी, उनके माँ, उनकी उनकी जो पत्नी है, उनकी जो बेटी है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो सुभाष चंद्र बोस है, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा पूरा। सुभाष चंद्र बोस हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 जनवरी को, 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 को। और कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 को, उड़ीसा। कहाँ? कटक। उड़ीसा के एक स्थान है, उसका नाम क्या है? कटक। और एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं कि कटक किस नदी किनारे? महानदी किनारे। और कटक में एक और चीज है, क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ है? कटक में। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज आपको बताना है, ये जो 1897 का जो वर्ष है किस लिए महत्वपूर्ण है? 1897 का वर्ष किस लिए महत्वपूर्ण है? इसी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था रामकृष्ण मिशन। 1897 में स्थापित किया था रामकृष्ण मिशन। और ये वही वर्ष है जिस वर्ष में पहली बार बाल गंगाधर तिलक जाएंगे जेल। किसके लिए? तो रैंड और आयर्स की जब हत्या हुई थी चापेकर बंधु के द्वारा, तो उन्होंने केसरी और मराठा में एक लेख लिखे थे, और उस लेख लिखने के कारण ही जो हमारा बाल गंगाधर तिलक है, उनको 8 महीने की क्या मिली थी? 8 महीने में क्या जेल मिला था? कब? 1897 में ही। ध्यान रखना, ये वो क्रांतिकारी वर्ष 1897, चापेकर बंधु के द्वारा क्या होगा? हत्या किया जाएगा। ठीक है, और इसी वर्ष जन्म होता है किसका? सुभाष चंद्र बोस का। और होगा क्या? जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी 2021 से हम लोग एक दिवस मनाना शुरू किए हैं, उसको बोलते हैं पराक्रम दिवस। तो ध्यान रखना है कि 23 जनवरी को आपको इसी में ध्यान रखना है, जो 23 जनवरी का जो दिन है, 23 जनवरी चूंकि बर्थडे पड़ता है सुभाष चंद्र बोस का, तो 23 जनवरी को एक दिवस मनाना शुरू करिए हम लोग, उसका नाम है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को, और इसकी शुरुआत की गई थी सन 2021 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को मनाते कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। किसका बर्थडे है इस दिन? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो चुका है, और बात करें हम इनके पिता की, तो जिनके जो पिता है उसका नाम है जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस, इनके पिता है जानकी नाथ बोस। ये जाने माने एक वकील हुआ करते थे, और इस जानकी नाथ बोस को एक उपाधि दी गई थी राय बहादुर। जानकी नाथ बोस को उपाधि दी गई, ध्यान रखना, इनकी उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उपाधि है इनकी राय बहादुर। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सही सही जवाब देना है, बताइए। असहयोग आंदोलन के दौरान
राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? जमुना लाल बजाज, जो महात्मा गांधी उन्हें क्या कहा करते थे? पांचवा पुत्र कहा करते थे। चलिए, तो यह है, तो जानकी नाथ बोस इनके क्या हैं? पिता हैं। और ये जो पिता हैं इनके वकील हुआ करते थे, इनकी उपाधि दिया गया था कि क्या? इनकी राय बहादुर की। ठीक है, अब सुनिए, इनकी जो माता है उनका नाम है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। और कल हम लोग के सामने एक और प्रभावती देवी आई थी, वो कौन थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी। वो अलग है थोड़ा, ये अलग है। ठीक है, चलिए, इनकी माता है प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए, अब सुनिए, जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस की जो पत्नी है, सुभाष चंद्र बोस जब विवाह किए थे तो इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। धीरे धीरे बाद में पता चला कि सुभाष चंद्र बोस शादीशुदा हैं। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो विवाह किए थे, लेकिन उसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं दी गई थी। बाद में उनको जानकारी मिला। और सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया की एक लड़की से विवाह किए थे जिसका नाम था एमिली सेंकल। ठीक है, चलिए, इनकी पत्नी का नाम था हाँ हाँ एमिली सेंकल। ठीक है, और बाद में इनका नाम हो गया, जब विवाह हो गया, क्या हो जाएगा? एमिलिस बोस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अभी एमिली सेंकल है, इनकी पत्नी है, और इसको एमिलिस बोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, और इनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, इनसे एक बेटी की प्राप्ति हुई है, उनका नाम है अनीता बोस। अनीता बोस, अनीता बोस कौन है? इनकी पुत्री है। लिखिए फटाफट। लिख लिया यहाँ तक? चलिए, अच्छा बताइएगा, इनके जो गुरु हैं, अगर हम इनके बात करें राजनीतिक गुरु की, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं उनका नाम है सी आर दास। सी आर दास बोले तो पूरा नाम चितरंजन दास। चितरंजन दास, सी आर दास यानी कि चितरंजन दास। ठीक है, इनके गुरु हैं चितरंजन दास। ठीक है, राजनीतिक गुरु चितरंजन दास। चलिए, और ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस की दो महत्वपूर्ण किताब है, बार बार एग्जाम में पूछा गया वो किताब का नाम। सुभाष चंद्र बोस के जो पुस्तक है, दो महत्वपूर्ण किताब आपको याद रखना है। एक है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है इंडियन स्ट्रगल। दूसरा जो है उसको बोलते हैं इंडियन पिलग्रिम। तो ये चलिए, ध्यान रखना है, ये इंडियन स्ट्रगल और एक है इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, दो महत्वपूर्ण किताब है सुभाष चंद्र बोस का, इंडियन स्ट्रगल और एक है इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं इनकी कुछ, इन्हें थोड़ा सा चलिए इसको हम, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, चलिए, आगे लिखा जाए नेक्स्ट अगला। आगे लिखिए, इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नारे दिए गए। इनकी जो सबसे एक नारा दिया गया था वह है जय हिंद।
जय हिंद। और ये जय हिंद क्या था? अभिवादन के लिए, अभिवादन। जब सेनाएं एक दूसरे को अभिवादन करेगी तो जय हिंद से करेगी, ठीक है, जय हिंद। चलिए, उसके बाद इन्हीं के द्वारा एक और प्रसिद्ध नारा है, वो है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। आगे पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा आखिर कहाँ से दिए थे और क्या वो कहाँ पे क्या जरूरत था दिल्ली चलो नारा देने का। और वहां पे पढ़ेंगे, जब जर्मनी पढ़ेंगे, जापान पढ़ेंगे, जर्मनी और जापान में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या किया गया, तब वहां पढ़ेंगे आखिर दिल्ली चलो का नारा कहाँ से आया। अच्छा, थोड़ा सा इससे पीछे का हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा बताइए, दिल्ली चलो सत्याग्रह का संबंध किससे? दिल्ली चलो जो नारा है किस सत्याग्रह के दौरान दिया गया था? थोड़ा सा और पीछे जाइए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी नारा दिया गया था दिल्ली चलो, और उस समय इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है, या दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह को, ध्यान रखिएगा ये। और ये पर्सनली अगर बात व्यक्ति की बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए, इनके द्वारा एक और प्रसिद्ध नारा है, आप लोग सारे लोग परिचित हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीन महत्वपूर्ण नारे हैं सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस का ये तीन महत्वपूर्ण नारे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, लिख चुके यहाँ तक, ये तो हो गया, इनके नारे हो गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे इसके बाद चलिए अब सुने ध्यान से, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दिया था? राष्ट्रपिता। लिखिएगा, लिखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेकर जब भारत की ओर बढ़ेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस रंगून जब पहुंचेंगे, म्यांमार की राजधानी उस समय म्यांमार क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे, उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून। और जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेकर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत से, तो वहीं पे सुभाष चंद्र बोस रंगून के जुबली जो रेडियो स्टेशन है वहां से संबोधित करेंगे, आजादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है, आजादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस आजादी की अंतिम लड़ाई में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद और शुभकामना चाहता हूं। ये वही स्टेटमेंट है जहां से सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार संबोधित किया, कि क्या बोलकर? राष्ट्रपिता। और कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का मतभेद रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का मतभेद बिल्कुल रहा है, मतभेद रहा है, लेकिन मनभेद नहीं रहा है। मनभेद का मतलब होगा कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जो बाकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग है और गांधी की विचारधारा अलग है। महात्मा, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की विचारधारा किस प्रकार से अलग है। गांधी जी कहना था कि जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य हमारा पवित्र होना चाहिए, और लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। मतलब लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग महात्मा गांधी तीन ही चीज बताए थे, क्या? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना यह था कि लक्ष्य हमारा पवित्र होना चाहिए। मतलब लक्ष्य पवित्र बिल्कुल है। लक्ष्य पवित्र क्या है? आजादी, देश को क्या करना है? आजाद कराना है। लक्ष्य तो बिल्कुल हमारा पवित्र, लेकिन उनका मानना था कि जो लक्ष्य का जो मार्ग है वो हिंसा का भी हो सकता है और अहिंसा का भी हो सकता है। मतलब सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारधारा के थे, और बस यही थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता किसके बीच? महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, ठीक है। लेकिन फिर हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी को संबोधित करने किससे? राष्ट्रपिता से। और महात्मा गांधी ने
खुद सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा है? राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त। वो भी लिखना है, आगे लिखिएगा, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। देखिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा है। चलिए, इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिनका नाम है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। ये भी लिखना है, लिखिएगा, लिखिए, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लिखिएगा, हम लिखवा रहे हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। ये कुछ उपाधियां हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा है क्या? देश नायक। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या कहा था? महात्मा। गांधी की उपाधि क्या रखा? महात्मा। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि क्या दिया? गुरुदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, ये नारे और ये कुछ उपाधियां। ठीक है, किताब हम लोग पढ़ चुके, दो किताब इनका, इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम। जन्म कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कहा? कटक में हुआ है। उसके बाद इनके पिताजी कौन थे? जानकीनाथ बोस। इनकी मां कौन है? प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं कलकत्ता से करते हैं, सॉरी उड़ीसा से करते हैं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है 1919 में सुभाष चंद्र बोस 1919 में आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं लंदन। और लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो लंदन का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां से पढ़ते हैं। और इनके पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि आपको लोग पढ़े होंगे कि जो आईसीएस की परीक्षा का एग्जाम घटा दिया गया था 21 वर्ष से कितना? 19 वर्ष। ठीक है, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस के पास समय बहुत कम था। आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करना है, और वो उस समय का आईसीएस वर्तमान का क्या है? आईएएस। इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी करना है और सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा है। तो अपना लगभग 6 माह की तैयारी में इन्होंने पूरा आईसीएस का सिलेबस पूरा एकदम पढ़ लिया। 6 महीना की तैयारी। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी 6 महीना इन्होंने जबरदस्त तरीके से किया था। और 6 महीना के दौरान ही आईसीएस की परीक्षा को उखाड़ दिया, और आईसीएस की परीक्षा को इन्होंने पार कर लिया। और सिर्फ आईसीएस परीक्षा पास नहीं किया, बल्कि चौथा रैंक आया इनका। ठीक है, आईसीएस की परीक्षा में चौथा रैंक हासिल किए थे, ध्यान रखिएगा ये। तो 1919 में क्या किए, ध्यान रखना है, आईसीएस की परीक्षा के लिए कहाँ गए? लंदन। और 1920 में ये आईसीएस की परीक्षा पास कर गए। आईसीएस की परीक्षा पास, और इनका रैंक आया कौन सा? चौथा रैंक, 4th रैंक इनका आया। अब सुनिए, सुभाष चंद्र बोस कभी भी आईसीएस की तैयारी करना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ बाप का प्रेशर, पिताजी चाहते थे इनके कि भाई हमारा बेटा एक आईसीएस अधिकारी बने। और ये भी ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस का जो परिवार रहा है वो एक समृद्ध परिवार रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम गरीबी वाला परिवार है एकदम, क्योंकि इनके पिताजी एक वकील थे, अच्छे खासे वकील थे इनका। ठीक है, तो परिवार भी इनका, कोई परिवार में किसी प्रकार के पैसे वगैरह कोई कमी है नहीं। ठीक है, तो इनका जो मानना था कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे, लेकिन उनके पिताजी चाह रहे हैं कि भाई नहीं बेटा आईसीएस की तैयारी करे। और उस समय आईसीएस को अंग्रेज बहुत ज़्यादा सुविधा देते थे, आज भी मिलता है, क्या नहीं मिलता है?
एसएस को बहुत कुछ सुविधा मिलता है, आवास मिल गया उसको रहने के लिए, एक पूरा जिला का मालिक हो जाता है डीएम। ठीक है, तो क्या है कि उस समय का जो एसएस अधिकारी था उसको बहुत ज्यादा अंग्रेज सुविधा दिया करते थे, और इनके पिताजी यही चाह रहे हैं कि सब कुछ सुविधा मिले, क्या जरूरत है इस आजादी की लड़ाई में लड़ने का। तो लेकिन एसएस होता है क्या है कि अगर आपका लक्ष्य कहीं और है, किसी और चीज को करने का, और कोई चीज आप मनमाने तरीके, मतलब क्या, बिना मन के कर रहे हैं, फिर उस काम को करने में फिर मन नहीं लगता है। एसएस की परीक्षा इसलिए पास किए थे बस सिर्फ पिताजी का इच्छा पूरा होने के लिए, दिखा दिए कि भाई एसएस का परीक्षा हम पास भी करके सिर्फ पास नहीं किए, चौथा रैंक भी ला दिए, पिताजी खुश हैं। ठीक है, मेरा बेटा चौथा रैंक लाया है। लेकिन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल सिर्फ ज्वाइनिंग हो गया था इनका, बाकी इनमें कहीं पे ड्यूटी वगैरह सब इनका नहीं लगा हुआ है। तो क्या होगा इन्होंने, और ये वो समय है 1920 का, जब भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं महात्मा गांधी, क्या नाम है, असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी के कहने पर नौकरियां छोड़ दी थी, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी दौरान क्या होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे 1921 में, सुभाष चंद्र बोस 1921 में ये जो आईसीएस है, इस आईसीएस की परीक्षा, ये जो आईसीएस है, इस आईसीएस के पद से दे देंगे क्या, इस्तीफा। और आईसीएस के पद से इस्तीफा देने के बाद इनकी सपोर्ट में इनकी मां थी कि बेटा जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ठीक है, पिताजी थोड़ा सा नाखुश हुए, आईसीएस के पद से इन्होंने दे दिया इस्तीफा, और जब इस्तीफा दे दिए तो इन्होंने महात्मा गांधी की आजादी की इस आंदोलन में कूद गए। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का समर्थन कर दिए कौन, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या होगा, और ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1921 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, और आपको बताना है कि 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। अध्यक्ष कौन थे उसके, हाँ, अध्यक्ष बनाया जाना था सीआर दास को, लेकिन वो कहाँ थे, जेल में थे। अध्यक्ष इसको बनाया गया था, हकीम अजमल खां को बनाया गया था। और इसी दौरान क्या होता है कि सीआर दास को जो सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि 1921 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो कांग्रेस के सदस्य कब बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस 1921 में ही बनते हैं। इसको लिखना, लिखिएगा, लिखिए, लिखिए 1919 में, आगे लिखना, लिखिए 1919 में, 1919 में सुभाष चंद्र बोस, 1919 में सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए, 1919 में सुभाष चंद्र बोस आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन गए, आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन गए, आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन गए। और 1920 में, और 1920 में इन्होंने, और 1920 में इन्होंने, और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर, और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर, 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चौथा स्थान हासिल किया, या चौथा रैंक हासिल किया, चौथा रैंक प्राप्त किया। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चौथा स्थान या फोर्थ रैंक प्राप्त किया, फोर्थ रैंक प्राप्त किया। आगे लिखिए, फोर्थ रैंक प्राप्त किया, चौथा रैंक इनको मिला। आगे लिखिए, देखिए इसी दौरान, लिखिएगा, इसी दौरान भारत में, इसी दौरान भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इसी दौरान भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, इसी दौरान भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है असहयोग आंदोलन। इसी दौरान भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। आगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए, 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 इस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस, इस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस, इस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े, इस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े, और आईसीएस की परीक्षा से, आईसीएस के पद से इस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े, और
आईसीएस के पद से, और आईसीएस के पद से 1921 में इस्तीफा दे दिए, और आईसीएस के पद से 1921 में इस्तीफा दे दिए, और आईसीएस के पद से 1921 में इस्तीफा दे दिए। 3 डेट है। पढ़ाई करने गए हैं 1919 में, परीक्षा पास किए हैं 1920 में, इस्तीफा दे दिए हैं 1921 में। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए 1921 में ही आगे लिखना है। 1921 में ही 1921 में ही सुभाष चंद्र बोस 1921 में ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य बने। 1921 में ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य बने। उन्नीस सौ इक्कीस में ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य बने। चलिए अब सुनिए क्या होगा। कांग्रेस सदस्य बन चुके हैं और महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या होगा, होगा यही कि आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को घटना घटा। तो घटना का नाम था चौरी चौरा हत्याकांड या चौरी चौरा घटना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटना घटता है चौरी चौरा घटना, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया जाता है। और इस घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को क्या कर लिया, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की क्या हो गई, वापसी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने ले लिया वापस। अब सुनिए, एक प्रश्न है, पहले बताइएगा, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी कहां से स्थगित किए थे? बारदौली से। मतलब कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान ये चौरी चौरा घटना घटा है, इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। और उस बारदौली से ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस लेने क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। और इसके बाद ही महात्मा गांधी क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले वर्ष, अगले माह यानी फरवरी के बाद यानी मार्च में क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे। और ब्लूमफील्ड के द्वारा इसको क्या चला जाएगा, इस पे मुकदमा। कितने वर्ष सजा? 6 वर्ष की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन महात्मा गांधी 1924 में क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। अब सुनिए, जैसे ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिए हैं तो इसका विरोध होना शुरू हो गया। और विरोध इस प्रकार से हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने विरोध करते हुए कहा था, सुभाष चंद्र बोस इनका विरोध करेंगे, इसलिए करेंगे जिस सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की इस लड़ाई में, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के समर्थन में उतरे थे और आईसीएस का पद से त्याग दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस क्या बोलेंगे, याद है? इसका स्टेटमेंट लिखवाएं क्या? हाँ, डिक्टेटर का आदेश आ चुका है। ठीक है, डिक्टेटर का आदेश आ चुका है। और डिक्टेटर किसे कहा जा रहा है? महात्मा गांधी। डिक्टेटर का फरमान जारी हो चुका है। और जब देश की जनता का उत्साह अपने चरम पे था, तो उस समय आंदोलन को वापस लेना किसी देशद्रोह से कम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के स्टेटमेंट कौन देते हैं? सुभाष चंद्र बोस। तो हमें वहां तक तो हम लोग स्किप कर चुके हैं। स्किप के बाद चूंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। लिखिए, देखिए, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद, 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 असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि डिक्टेटर का फरमान जारी हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यहां लिख दे रहे हैं, क्या लिखा था? डिक्टेटर डिक्टेटर का फरमान आ चुका है। डिक्टेटर का फरमान आ चुका है। आगे इसी में लिखना है, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था,
जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था उस समय आंदोलन को वापस लेना। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड का इस्तेमाल होता है। कोई राइटर लिखते हैं कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो उस समय आंदोलन को वापस लेना किसी राजद्रोह से कम नहीं था। कुछ लिखते हैं जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो उस समय आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा वापस लेना किसी राष्ट्रद्रोह या ऐसे लिख लेना राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। ठीक है, चलिए, और ये सीधा सीधा स्टेटमेंट किन के लिए बोला गया है? महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन लंबे समय से लगभग 2 वर्षों चल रहा है और असहयोग आंदोलन सिर्फ एक घटना कारण इन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो बाकी इनके बारे में असहयोग वापसी के बारे में किस किस नेताओं ने क्या क्या कहा था वो लोग हम लोग असहयोग आंदोलन के दौरान पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए ये है। चलिए, और आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन की वापसी हो जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं महात्मा गांधी की इस विचार से क्या है, असहमत हैं, और असहमत होते हुए 2 नेता हैं जिसका नाम है CR दास और कौन है, मोतीलाल नेहरू, क्या करेंगे, इस अलग से अपना एक अलग पार्टी का गठन करेंगे। उसका नाम क्या होगा? स्वराज पार्टी। ठीक है, आगे लिखना, नेक्स्ट अगला पॉइंट, आगे लिखिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए 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 इस घटना के बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस घटना के बाद इस घटना के बाद इस घटना के बाद 1 जनवरी 1923 को इस घटना के बाद 1 जनवरी 1923 को इस घटना के बाद 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस घटना के बाद 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? इलाहाबाद में। लिखिए, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और बाकी स्वराज पार्टी क्या है, इनके द्वारा क्या क्या किया गया है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं स्वराज पार्टी के बारे में स्पेशली। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कहा कि हम सरकार का अंग बनेंगे, सरकार का हिस्सा बनने के बाद क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब सुनिए, अब आगे क्या होगा, सुनिए आगे होगा क्या, इस घटना में एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है CR दास। और CR दास किसके गुरु हैं? CR दास हैं सुभाष चंद्र बोस के गुरु। अब सुनिए, 1924 में, सुनिए ध्यान से, CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक तो हैं ही। CR दास जो हैं 1924, अच्छा ये 1924 का वर्ष खासियत क्यों है? ये 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? महात्मा गांधी। और इसी 1924 में महात्मा गांधी जेल से क्या हुए थे, रिहा हुए थे। ठीक है, 1924 में क्या होगा, सुनिए, जो CR दास है, ये CR दास जो है यह है कलकत्ता के ये मेयर, कलकत्ता नगर निगम के मेयर थे कौन? CR दास। और मेयर के पास ये पावर होता है कि अपना CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, मेयर के पास ये अपना पावर है कि जिस व्यक्ति को चाहे वो CEO बना सकता है। हुआ यही कि CR दास जो कलकत्ता के मेयर हैं, और कलकत्ता के मेयर के दौरान क्या करेंगे, ये इनके चेला हैं, इनके कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तो क्या होगा कि CR दास ने 1924 में ही जो सुभाष चंद्र बोस है, इस सुभाष चंद्र बोस को बना देंगे क्या बना देंगे यहाँ के CEO। ध्यान रखना है यहाँ पे, CEO कौन है? सुभाष चंद्र बोस, और मेयर कौन है? CR दास। और इनको CEO बनाया कौन है?
सीआर दास नहीं बनाया। अब सुनिए, अब होगा एक घटना। क्या घटना होगा? 1925 में सीआर दास की हो जाएगी मौत। 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई। जब सीआर दास की मृत्यु हो गई तो होगा क्या? जो स्वराज पार्टी था धीरे धीरे क्या हो गया? स्वराज पार्टी में विघटन होना शुरू हो गया। यानी कि सीआर दास मेन मुखिया थे स्वराज पार्टी के, और सीआर दास की मृत्यु कब हो गया? 1925 में। और ये 1925 का वर्ष इसलिए खासियत है कि किसी 9 अगस्त 1925 को घटा था कौन सा? काकोरी ट्रेन डकैती, 9 अगस्त 1925 को। अब सुनिए, अब क्या होगा? सुनिए, अब क्या होगा कि 1925 के बाद आपको पता है कि 1928 में एक भारत में एक मिशन आया था। उस मिशन का नाम क्या था? कमीशन का नाम था, उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया था, और साइमन कमीशन का विरोध भारत में हो रहा था। और साइमन कमीशन का विरोध भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा था, जिसमें आपको बताया गया था कि लाहौर में विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया था। और इस साइमन कमीशन का विरोध, ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस भी करेंगे। साइमन कमीशन का विरोध करेंगे सुभाष चंद्र बोस। कहां से? कलकत्ता से, क्योंकि ये कलकत्ता के क्या है? सीओ। ध्यान रखना है कि साइमन, ये ध्यान रखना है, जो कलकत्ता से साइमन कमीशन का विरोध करने वाले कौन है? वह है सुभाष चंद्र बोस। अब होगा क्या? अच्छा, इसी साइमन कमीशन, ये जो साइमन कमीशन है, इस 1928 में एक भारत सचिव थे, उसका नाम क्या था? बर्केनहेड। और बर्केनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखा था कि अगर आप सर्वसम्मति से अगर अपना एक संविधान बनाते हैं तो हम आपके लिए कुछ आगे सोचेंगे। तो आइए इसी के पक्ष में, इसी के प्रति उत्तर में क्या होगा कि जो मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू 1928 में क्या पेश करेंगे? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में किस चीज की मांग की गई है? डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट जिसको हम लोग अधिराज कहा जाता है। डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज। और इस, जब डोमिनियन स्टेट की मांग की गई इस नेहरू रिपोर्ट में, तो क्या नेहरू रिपोर्ट को लॉर्ड बर्केनहेड ने एक्सेप्ट किया था? बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या पेश कर दिया? 14 सूत्री मांग। ना तो जिन्ना की मांग को माना गया, और ना ही मोतीलाल नेहरू की मांग को माना गया, ना नेहरू रिपोर्ट की बातें को माना गया। बाकी नेहरू रिपोर्ट क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्या क्या इसमें मांग की गई थी। इसके अलावा क्या होगा कि जब इस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, इसका विरोध कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र हैं जवाहरलाल नेहरू। और कौन करेंगे? एक युवा नेता, उसका नाम कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना है। तो अब आगे क्या होगा? इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध होगा, और इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध खुद करेंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और करेंगे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और इतना अधिक विरोध होगा कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों मिलकर अपना एक अलग संगठन बना लेंगे। उसका नाम क्या होगा? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और महात्मा गांधी इसका बीच का मार्ग निकालेंगे और बोलेंगे कि हम 1 साल तक इंतजार कर लेते हैं। अगर 1 साल तक अगर अंग्रेज हमारी बातों को नहीं माना, अगर हमें डोमिनियन स्टेट नहीं दिया, फिर क्या होगा कि हम अगले वर्ष क्या करेंगे? अब डोमिनियन स्टेट नहीं, बल्कि क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है। और अगला ही वर्ष अधिवेशन होगा कब? 1929 के। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और अगला ही वर्ष अधिवेशन होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया जाना था? बहुत लोगों का मानना था इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे? महात्मा गांधी करे। लेकिन उन्होंने, महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक युवा करेगा। और वो युवा कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से अध्यक्षता करवाया गया 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया किसका? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। क्रम समय आगे बढ़ रहे हम लोग। पूर्ण स्वराज की मांग की गई इस लाहौर अधिवेशन में। और इसी लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को भारत क्या करेगा? अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा। अब आगे क्रम क्या होगा? सुनिए, अगला डेट है 1930। और ये 1930 का वर्ष वो है जब महात्मा गांधी के द्वारा शुरू होने वाला है दांडी यात्रा। और इसी 1930 में शुरू होगा सबने अवज्ञा आंदोलन। और इसी दौरान क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा। कहाँ पे? लंदन में। लेकिन इस घटना के दौरान 1930 में क्या होगा? जो सुभाष चंद्र बोस है, ये सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के सीओ से बन जाएंगे कलकत्ता के मेयर।
सुनिए, अब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के क्या बन चुके हैं? मेयर। अभी तक क्या थे? ये कलकत्ता के सीओ थे, कलकत्ता के बन चुके हैं मेयर बन चुके हैं। प्रश्न आता है कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने थे? 1930 में बने थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको लिखना है, बाकी सब कहानी आपको पता है। ठीक है, इसको लिखना है, ठीक है, सारा कहानी हम इसको लिखवाने की जरूरत नहीं, सब चीज लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लिखिए यहाँ से। ठीक है, लिखिएगा 1930 में, लिखिएगा 1930 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने। मेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? महापौर। महापौर, हाँ। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने। चलिए आप सुनिए, 1930 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? प्रथम। क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग लिया था? नहीं, कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया, क्योंकि इसलिए कि उस समय महात्मा गांधी के बड़ा आंदोलन चल रहा है। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हुआ ये जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया, तो क्या ये हो गया? सम्मेलन असफल हो गया। तो फिर कौन सा गोलमेज सम्मेलन रखा गया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? 1931 में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन रखा गया 1931 में। और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन जा रहे हैं? महात्मा गांधी जा रहे हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से भाग ले रहे हैं कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं कहां पे? लंदन। और आपको पता है जहाज का नाम भी पता होगा, कौन सा जहाज? SS राजपुताना जहाज से कहां जा रहे हैं? लंदन जा रहे हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे सुनना है, अब सुभाष चंद्र बोस क्या जा रहे हैं, सुनिए। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि महात्मा गांधी को अकेले भेजना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे नेता लोग बैठे हुए हैं। तेज बहादुर सप्रू कहाँ है? लंदन में बैठे हुए हैं। BR अम्बेडकर कहाँ है? लंदन में। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ है? अब सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर महात्मा गांधी अगर अकेले गए तो क्या होगा कि बाकी जो वहां के सारे लोग हैं, कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति होगा, महात्मा गांधी, लेकिन अन्य जो वहां के लोग हैं उन सारे लोगों का निर्णय महात्मा गांधी पे थोप दिया जाएगा। मतलब वो लोग इतनी मांग करेंगे कि महात्मा गांधी का जो मांग है क्या होगा? दब जाएगा। हुआ यही कि सुभाष चंद्र सॉरी जो वहां के BR अम्बेडकर थे उनकी मांग अलग था, जो SC ST है, जो दलित समुदाय है, उनके लिए अलग पृथक निर्वाचन की मांग किए थे वो। जिस कारण क्या हुआ कि महात्मा गांधी जिस उद्देश्य के लिए गए थे उस उद्देश्य की पूर्ति दूसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं हो पाया, तो महात्मा गांधी क्या हो गए? खाली हाथ वापस लौट गए और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया? असफल हो गया। अब क्या होगा कि महात्मा गांधी इस आए थे जब वापस, तो फिर से क्या शुरू कर दिए? फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर से महात्मा गांधी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। फिर उसके बाद हम लोग आगे की कहानी जो है वहां पे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की लिंक, क्योंकि यहाँ पे विरोध किया था इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बताएं। उसके बाद दूसरा डेट आता है 1938। चलिए, और ये 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है। कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होगा? 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होगा? हरिपुरा। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा कहाँ पे? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा हरिपुरा में, और इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनेंगे? सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने इस हरिपुरा अधिवेशन में बताए थे, सुभाष चंद्र बोस इस हरिपुरा अधिवेशन में भारत के देशी रियासत के राजे रजवाड़े को क्या किए थे? शामिल किए थे। और उनका मानना था कि आज़ादी की लड़ाई में सभी का सहयोग होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है बाकी अन्य लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। उन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी विचारधारा के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब इस तरह की बातें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में की गई, ये बात से थोड़ा सा महात्मा गांधी की जो विचारधारा है और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थोड़ा सा यहाँ पे अलग होने जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी की विचारधारा थोड़ा सा अलग है, क्रांतिकारी विचारधारा उनका नहीं है। और इसमें एक सुभाष चंद्र बोस बोल रहे क्रांतिकारी विचारधारा, जिस वजह से क्या होगा कि महात्मा गांधी जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन होगा 1939 में, महात्मा गांधी सोचेंगे इस बार कांग्रेस के जो अधिवेशन जो होने वाला है कहाँ होगा? ये त्रिपुरी में। और त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने वाला है त्रिपुरी में, तो महात्मा गांधी सोचेंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन नहीं करे? सुभाष चंद्र बोस नहीं करे। और महात्मा गांधी इसी त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए क्या होंगे? इस अधिवेशन में क्या होगा? त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी, क्योंकि इसमें दो लोग हो जाएंगे,
एक हो जाएंगे कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी खुद तो अध्यक्ष बनेंगे नहीं, तो महात्मा गांधी अपना एक अलग से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसका नाम क्या होगा, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और इधर से एक और व्यक्ति, उसका नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस और एक व्यक्ति हैं पट्टाभी सीतारमैया, तो होगा क्या, अब दो लोग हो गए, तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। तो पहली बार चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष के पद को चुना जा रहा है, जिसमें जीत किसकी होगी, सुभाष चंद्र बोस की, और हार जाएंगे कौन, पट्टाभी सीतारमैया। और इस हार के बाद महात्मा गांधी बोलेंगे ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, किसकी हार है, ये महात्मा गांधी की हार है। और लेकिन अध्यक्ष, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बनेंगे नहीं, कौन बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने थे तो कांग्रेस में कुछ सुगबुगास चल रहा है, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिस कारण क्या होगा कि सुभाष चंद्र बोस को यह बात खल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। जब सुभाष चंद्र बोस दे देंगे इस्तीफा अध्यक्ष पद से, कौन बन जाएंगे इसके अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक की कहानी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसके अध्यक्ष बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जब इस्तीफा देंगे, तो फिर उन्होंने क्या करेंगे, अलग से अपना एक संस्था स्थापित करेंगे, उसका नाम क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक संस्था स्थापित किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए बस यहाँ तक की कहानी थोड़ा थोड़ा लिख लेना है, लिंक जोड़ दीजिए सब के, लिखिए। तो सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने हैं, 1930 में, इसको लिख चुके हैं ना। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, बस 2 पॉइंट लिखना है, बाकी सारा कहानी हम लोग लिख चुके हैं पहले भी। ठीक है, लिखिए, देखिए सुभाष चंद्र बोस 1938, एक लाइन लिखना है सिर्फ, कहानी पूरा लिख चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। आगे लिखिए, कब का ये अधिवेशन है, 1938 का। आगे लिखिए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाकी कहानी क्या है आप जान रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और अपना अलग संगठन 3 मई 1939 को, और अपना अलग संगठन 3 मई 1939 को, और अपना अलग संगठन 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से स्थापित किया। और अपना अलग संगठन 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से स्थगित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से स्थापित किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये क्रांतिकारी संगठन है। इसमें बहुत सारे युवाएं इस फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़ने लगे, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक धीरे धीरे क्रांतिकारी संगठन इतना बड़ा हो जाएगा कि 1940 में सुभाष चंद्र बोस को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। ध्यान रखना है। अब सुनिए आगे कहानी। अब हम लोग सीधे तौर पे हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुनिए, अब सुनिए थोड़ा सा और एक चीज और। 1939 वो समय है जब शुरू होगा क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध। इसी 1939 में शुरू हो जाएगा दूसरा विश्व युद्ध। और इस दूसरे विश्व युद्ध में क्या होगा कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा बिल्कुल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो भी हम लिखने वाले अभी। अब सुनिए, उसके बाद क्या होगा कि 1940 में सुभाष चंद्र बोस की हो जाएगी गिरफ्तारी।
1940 में सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे गिरफ्तार। हुआ ये, जब सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार हो गए, सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी के बाद भी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे और इनकी गिरफ्तारी 1940 में हुआ था। अंग्रेज ने क्या किया, इस सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि बहुत सारा आंदोलन अंदर में भी कर रहे थे, भूख हड़ताल करना शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी भूख हड़ताल तो करते ही थे, सुभाष चंद्र बोस ने भी भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया जेल में। अंग्रेजों को लग रहा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस की जेल में किसी कारण अगर मौत हो जाएगा तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक वाले सब छोड़ेंगे नहीं। इसमें बहुत सारे युवा क्रांतिकारी सब जुड़ चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के घर में ही क्या कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं। मतलब जेल से उनको छोड़ देते हैं और जेल छोड़ने के बाद क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया जाएगा, उनके घर में क्या कर दिया जाएगा, नजरबंद। घर में हो जाएंगे नजरबंद, मतलब इनके घर में, सुभाष चंद्र बोस का घर यानी कलकत्ता में ही इनको क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया गया और कहा गया कि इनके घर के चारों तरफ पुलिस का छावनी बना रहे पूरी तरह से, मतलब इनको घर से भागने नहीं देना है। ठीक है, चारों तरफ खाली क्या होगा, इनके घर के चारों तरफ क्या रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेंगे, ये लोग घर में बंद रहेंगे। जितने भी जो भी साधन वगैरह सब था इनसे ले लिया गया और इनको अकेले घर में छोड़ दिया गया। ठीक है, रहिए अकेले घर में, नजरबंद रहना है। लेकिन क्या होगा, होगा ये, बस यही तो हो गया, सुभाष चंद्र बोस के पास मौका मिल गया घर से भागने का। घर इनका है तो आइडिया है कहाँ से निकलना है। घर इनका है तो इनको पता होगा कि भाई घर में कहाँ से हम निकल सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, इनके बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस। ठीक है, और उनके अपने भाई के प्रयास से क्या होंगे, ये घर से क्या हो जाएंगे, फरार। और ये फरार होंगे कब, 1941 में। और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भारत कब छोड़ दिए, 1941 में। सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी हुआ था 1940 में, घर में नजरबंद कर दिया गया, 1941 में घर से हो गए फरार। अब जब घर से फरार होंगे तो क्या होगा, इनके बड़े भाई इनको बोलेंगे, भाई चले जाओ तुम पहले कहाँ, गोवा। ठीक है, गोवा कार से इनको भेजा गया। फिर ये गोवा गए, फिर गोवा से ट्रेन पकड़ लिए और ट्रेन पकड़ के चले जाते कहाँ पे, पेशावर। पेशावर कहाँ पड़ता है वर्तमान में, पाकिस्तान। ठीक है, अब ये पेशावर से पहुंचने वाले हैं अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बाद क्या, अफगानिस्तान। अब होगा क्या कि ये पेशावर से जाने वाले हैं काबुल। काबुल किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी। अब सुनिए क्या होगा, अब होगा खतरनाक काम। क्या होगा कि अब सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ से, घर से गोवा, गोवा से पेशावर, पेशावर से काबुल आ चुके हैं। अब इनको लगा कि काबुल में सुभाष चंद्र बोस जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ऐसे भी पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारे लोग जान रहे थे अलग अलग जगह पे। सुभाष चंद्र बोस के इनको लगा कि अगर हम इस प्रकार जाएंगे लोग हमें पहचान लेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं हर एक जगह गुप्तचर है उनका। तो आइए इन्होंने अपना भेष बदल लिया। ठीक है, इन्होंने अपना भेष बदल दिया और भेष बदल के कर लिया मुस्लिम का वेश धारण और बन गई ये मोहम्मद जियाउद्दीन। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से अपना, ये मोहम्मद जियाउद्दीन बन जाएंगे और पहुंचेंगे कहाँ पे, काबुल। और इनके साथ इनका एक दोस्त भी चलेगा। ठीक है, इनके साथ इनका दोस्त रहमत अली भी चलेगा, और रहमत अली भी उनका ओरिजिनल नाम नहीं, आगे पढ़ेंगे वो भी कौन है। इनके साथ इनके दोस्त चलेंगे और ये काबुल चले जाएंगे और काबुल से धीरे धीरे ये चले काबुल यानी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद ये प्रस्थान करेंगे कहाँ पे, ये चले जाएंगे रूस यानी मास्को। राजधानी कहाँ है इसकी, मास्को। अब ये मास्को पहुंचेंगे और मास्को पहुंचेंगे, आपको पता है कि ये किस अभी का समय, कौन सा युद्ध चल रहा है, दूसरे विश्व युद्ध का ये समय है। और ये दूसरा विश्व युद्ध का ये समय चल रहा है। तो दूसरे विश्व युद्ध में क्या होगा, यहाँ पे दो राष्ट्र है, एक मित्र राष्ट्र है और कौन है, ध्रुव राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन लड़ रहा है, ब्रिटेन का साथ दे रहा है अमेरिका, ब्रिटेन का साथ दे रहा है फ्रांस, ब्रिटेन का साथ दे रहा है चीन, ब्रिटेन का साथ है रूस। ठीक है, और इधर से कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, इधर कौन है, ध्रुव राष्ट्र वाले सब हैं। अब इनको लगा है कि रूस तो हमको सहायता करेगा नहीं, क्योंकि रूस किस राष्ट्र में है, मित्र राष्ट्र में। रूस से इनको सहायता नहीं मिलेगा तो ये प्रस्थान करेंगे कहाँ, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी किस राष्ट्र से है, ध्रुव राष्ट्र से। और जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण ही बना दूसरे विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। ठीक है, तो होगा क्या, इसके बाद ये कहाँ चले जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। और जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो क्या होने वाला है, सुनिए कि जर्मनी में पहुंचेंगे और जर्मनी का शासक है, उसका नाम है हिटलर। जर्मनी का शासक है जिसका नाम है हिटलर। और हिटलर के साथ जब सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, उस समय जैसे हिटलर की उपाधि था, हिटलर क्या कहा जाता था, फ्यूरर कहा जाता था। हिटलर कहा जाता था फ्यूरर, हिटलर कहा जाता था फ्यूरर, और फ्यूरर का मतलब होता है नेता। फ्यूरर का मतलब होता है नेता। इसलिए यहाँ के खास करके आगे पढ़ेंगे
कि जर्मनी में ही सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आजाद हिंद संघ की स्थापना करेंगे यहाँ पे, और इसी में क्या होगा, इसी दौरान क्या होगा कि वहाँ के जितने भी सैनिक होंगे वो सारे के सारे सैनिक जो है सोचेंगे भाई कि नेता का मतलब क्या होता है, फ्यूरर होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्यूरर का मतलब होता है नेता, और ये फ्यूरर कहा किसको जाता था, किसको बोला जाता था, हिटलर को, ठीक है। इसलिए यहीं से सारे के सारे सेना जो है आगे बढ़ेंगे कि सभी जितने भी सुभाष चंद्र बोस के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो सेना भर्ती करेंगे लोग, वो लोग नेताजी को, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस को बोलेंगे नेताजी, और इसी नेताजी के प्रथम बार संबोधन करेंगे कौन, हिटलर। हिटलर के द्वारा नेता सुभाष चंद्र बोस को पहली बार उपाधि किस चीज का दिया जाएगा, नेताजी। लेकिन हुआ ये कि जर्मनी ने कर दिया, सुनिधान से क्या होगा कि जर्मनी ने कर दिया रूस पर अटैक। जर्मनी धुरी राष्ट्र और ये मित्र राष्ट्र तरफ से लड़ रहा है, जर्मनी ने कर दिया रूस पर आक्रमण। जैसे ही जर्मनी रूस पर आक्रमण किया, हुआ ये सुभाष चंद्र बोस को लग गया कि हम जर्मनी से हमें किसी प्रकार की सहायता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जर्मनी अब फिर से युद्ध में उलझ चुका है, इधर से रूस पे इन्होंने अटैक कर दिया है। क्या होगा कि जर्मनी की सहायता से क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस चले जाएंगे कहाँ पे, अब जॉस जर्मनी, जॉस से कहाँ जाएंगे, जापान जाएंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से कहाँ पहुंचेंगे, जापान। और जब जर्मनी जापान पहुंचेंगे, ऐसे आगे पढ़ेंगे हम लोग कि सुभाष चंद्र बोस को इन्विटेशन मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाएगा एक लेटर लिख के, उस व्यक्ति का नाम होगा रास बिहारी बोस। ये वही रास बिहारी बोस होगा जो 1912 में दिल्ली षड्यंत्र में शामिल था, जिसने भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर क्या फेंका था, बम फेंका था। और इस रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखेंगे कि कहाँ आइए, जापान आइए। और जापान किधर से लड़ रहा है, धूरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा है। कोई हेल्प करेगा नहीं, लेकिन कौन करेगा, जापान हेल्प करेगा। और उस समय जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसका नाम था तोजो। तो खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये 2 पॉइंट्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे गांधी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिएगा ये वाला पॉइंट लिखिएगा। देखिए 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, लिखिएगा 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे लिखिए, जेल में अनशन करने के कारण, जेल में अनशन करने के कारण, जेल में अनशन करने के कारण इन्हें, जेल में अनशन करने के कारण इन्हें इन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। जेल में अनशन करने के कारण इन्हें इन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। 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 आगे लिखिए, लिखिए सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई, सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई, सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस और अपने भतीजे शिशिर शिशिर और अपने भतीजे शिशिर की सहायता से, अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस और अपने भतीजे शिशिर की सहायता से, शिशिर की सहायता से, शिशिर की सहायता से घर से भाग निकले, शिशिर की सहायता से घर से भाग निकले, शिशिर की सहायता से घर से भाग निकले। और ये कब भागे हैं, 1941, यानी घर छोड़ दिया इन्होंने कब, 1941 में। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 1941। 1941 में इन्होंने घर ही नहीं बल्कि पूरे भारत को भी छोड़ दिया इन्होंने। 1941 से इन्होंने भारत को बाय बाय टाटा करके चले गई, और ये दोबारा कभी भारत आने वाले अब नहीं है, क्योंकि इनकी मृत्यु भारत से बाहर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 18 अगस्त 1945 को इनका विमान दुर्घटना में मौत हो जाता है। ठीक है, चलिए 1941 में क्या कर दिए हैं, घर को बाहर छोड़ दिए। ध्यान रखना, इनके भतीजे हैं शिशिर, इनके बड़े भाई शरदचंद्र बोस। ठीक है, इनके प्रयास से उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, ये लोग सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाएंगे, इससे बाद गोवा चले जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, पेशावर। उसके बाद कहाँ पहुंचने वाले हैं, काबुल। मेन पॉइंट हमें पढ़ना है काबुल के बारे में। और ये जो काबुल जाएंगे,
काबुल जाएंगे तो भेष बदलेंगे अपना, नाम होगा मोहम्मद जियाउद्दीन। इनके साथ एक व्यक्ति है, उसका नाम है भगत राम तलवार। इनके साथी हैं भगत राम तलवार। और ये जब काबुल पहुंचेंगे तो काबुल पहुंचने के बाद क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस एक वहां पे इनके मित्र रहा करते थे, मतलब उनके जाने पहचाने थे, वहां पे वो रुकेंगे उत्तम चंद के यहाँ। उत्तम चंद वहां पे एक व्यक्ति है जो काबुल में, जिनके यहाँ घर पे ये रुकेंगे। और रुकने के बाद क्या होंगे, ये उत्तम चंद गांधी कौन है, गांधी जी के दादा थे वो, उत्तम चंद गांधी, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो उत्तम चंद है, उनके मकान में यहाँ रात में रुकेंगे। और सुभाष चंद्र बोस अपने इस यात्रा में कुछ स्थान पे गूंगा होने का भी रोल किया था। हम गूंगा हैं, नहीं चलने वाला है, ठीक है। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जो है, इस जब यहाँ से जर्मनी पहुंचना है इनको, तो बीच यात्रा क्रम में कहीं ना कहीं ये गूंगा होने का भी रोल किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस को भागने में किसने सहायता किया है, और सुभाष चंद्र बोस को काबुल में कौन कौन लोग मिलेंगे, किस किस व्यक्ति के माध्यम से ये जर्मनी पहुंचने वाले हैं। लिखिए आगे, लिखिए। देखिए 1941 में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ने के बाद, 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ने के बाद, 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ने के बाद, मोहम्मद जियाउद्दीन भारत छोड़ने के बाद मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश बदलकर, मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश बदलकर, मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश बदलकर अपने गाइड, जो गाइड करने वाला कैसे कैसे जाना है, अपने गाइड लिखिएगा भगत, अपने गाइड भगत राम तलवार, अपने गाइड भगत राम तलवार, भगत राम तलवार, इनका भी नाम चेंज कर दिया क्योंकि ये मुसलमान है, तो इसका मुसलमान का दोस्त भी ऐसे कैसे हो सकता है, इनको मुसलमान बना दो, ठीक है। इनका गाइड क्या नाम है उनका, भगत राम तलवार। बोला ऐसे तो फंस जाएंगे, ठीक है, तुम हमारा गाइड है, ठीक है। बोला तुम भी अपना नाम चेंज कर लो, नाम क्या चेंज कर लो, तुम अपना नाम रख लो रहमत अली, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में रहमत अली। यह है हमारे सुभाष चंद्र बोस, और भगत राम तलवार बन चुके हैं रहमत अली, ठीक है। देखिए कि प्रयास से सुभाष चंद्र बोस अपने गाइड भगत राम तलवार के प्रयास से काबुल पहुंचे, अपने गाइड भगत राम तलवार के प्रयास से काबुल पहुंचे, और काबुल में उत्तम चंद्र मल्होत्रा, और काबुल में उत्तम चंद मल्होत्रा के यहाँ रुके, और काबुल में उत्तम चंद मल्होत्रा के यहाँ रुके, और काबुल में उत्तम चंद्र मल्होत्रा के यहाँ रुके, काबुल में उत्तम चंद मल्होत्रा के यहाँ रुके, उत्तम चंद मल्होत्रा के यहाँ रुके, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको बताए हैं, ये लोग काबुल से कहाँ जाने वाले हैं, रूस जाएंगे। रूस की राजधानी कहाँ जाएंगे, मास्को। अब इन्होंने फिर से अपना वेश बदलेंगे, ठीक है। अब ये अपना वेश फिर से, अभी मुसलिम का वेश धारण किए थे, अपना वेश फिर, अपना नाम फिर चेंज करेंगे, और अपना अलग से पासपोर्ट वीजा वगैरह बनाएंगे भी, ठीक है, मतलब गुप्त तरीके से, और इसका नाम हो जाएगा अब ऑरलैंडो, ठीक है। चलिए लिखिएगा आगे, नेक्स्ट फटाफट लिख लेते हैं इसको, फटाफट लिखिएगा। देखिए काबुल के बाद नेक्स्ट लिखिएगा, काबुल के बाद लिखिएगा आगे, काबुल के बाद सुभाष चंद्र बोस, काबुल के बाद सुभाष चंद्र बोस, काबुल के बाद सुभाष चंद्र बोस काबुल के बाद सुभाष चंद्र बोस ऑरलैंडो के नाम से, कहाँ पहुंचने वाले हैं, लिखिएगा रूस नहीं, मास्को, वही मास्को है, कहाँ पे, रूस में, रूस यानी कि मास्को पहुंचे, ऑरलैंडो के नाम से मास्को पहुंचे। और उसके बाद क्या होगा, ये मास्को से कहाँ जाने वाले हैं, जर्मनी जाएंगे। जर्मनी में कौन है, हिटलर है, जर्मनी में बैठा हुआ है कौन, हिटलर। आगे लिखना है, अगला पॉइंट लिखिएगा, आगे लिखना है आपको, लिखिएगा। लिखिए मास्को के बाद
आगे लिखना है। मॉस्को के बाद ऑर्लैंडो के नाम से मॉस्को पहुंचे, उसके बाद लिखना है मॉस्को पहुंचे। मॉस्को के बाद इसको कहाँ पहुंचा दीजिए, जर्मनी। देखिए मॉस्को के बाद सुभाष चंद्र बोस, मॉस्को के बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे। मॉस्को के बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे। मॉस्को के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंच चुके हैं, जर्मनी। अब हम लोग का टॉपिक हो गया जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारत में सुभाष चंद्र बोस क्या किए हैं, और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस क्या क्या जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस करने वाले हैं। ठीक है, अगला हेडिंग लगाइए, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस। चलिए कहानी समझना है, जर्मनी में क्या होने वाला है, सुनिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में पूरी राष्ट्र की तरफ से नेतृत्व कर रहा है जर्मनी, और जर्मनी का शासक है जिस व्यक्ति का नाम है हिटलर, और इधर से हैं मित्र राष्ट्र, और इस मित्र राष्ट्र की तरफ से नेतृत्व करता है देश, उसका नाम है ब्रिटेन। चलिए अब सुनिए, आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारतीय सैनिक को शामिल किया था या नहीं। बिल्कुल किया था। ठीक है, जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से, यानी मित्र राष्ट्र की तरफ से भारतीय सैनिक शामिल है। अब क्या होगा सुनिए, इस युद्ध में धुरी राष्ट्र की तरफ से जो जर्मनी है, जर्मनी का सीधा युद्ध होने वाला है किससे, ब्रिटेन से। मतलब सिंपल दोनों दुश्मन है आपस में। अब सुनिए क्या होगा, अब यहाँ पे जो हिटलर है, इस हिटलर से मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो उनको यह लगता है कि भाई जर्मनी का दुश्मन कौन है, ब्रिटेन, और भारत का दुश्मन भी कौन है, ब्रिटेन। तो दोनों का जब दुश्मन ब्रिटेन है, ऐसा करते दोनों मिलकर मारते किसको, ब्रिटेन को। ठीक है, हुआ ये कि जर्मनी के शासक हिटलर ने क्या किया, इसी दौरान क्या होगा, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र का एक और देश, उसका नाम क्या था, रूस। जर्मनी क्या कर देगा, रूस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जर्मनी हो गया उधर बिजी, जब बिजी हो गया तो लग गया हिटलर, सुभाष चंद्र बोस को मनोबल इनका डाउन हो गया। अब जर्मनी हमारा सहायता करने वाला नहीं, क्योंकि बिजी हो चुका है वो। हुआ ये, हिटलर ने सलाह दिया कहाँ चले जाइए आप, किसी धुरी राष्ट्र में एक और देश है, उसका नाम क्या है, जापान है। होगा क्या, हिटलर ने सलाह दिया इनको आप जाइए कहाँ, जापान। जापान तो बाद में जाइए, लेकिन अभी जर्मनी में बहुत कुछ होने वाला है, सुभाष चंद्र बोस करने वाले हैं। सुनिए क्या होगा, हिटलर ने इनको उपाधि दिया किस चीज का, नेताजी। नेताजी, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दिया नेताजी का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस जर्मनी में बहुत कुछ करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले वो सब हमें देखना है यहाँ पे। सुनिए, देखिए क्या होगा, सुनिए। देखिए एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा पार्ट है, और ये उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा, ये वाला। इस उत्तरी अफ्रीका में क्या था, इस उत्तरी अफ्रीका में बहुत सारे यहाँ पे भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनिए क्या होगा, उत्तरी अफ्रीका में बहुत सारे वैसे सैनिक जो भारत के थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका में। और सुनिए क्या होगा, तो उत्तरी अफ्रीका में जब बहुत सारे भारतीय सैनिक गिरफ्तार कर लिया गया, तो इनको ये लगा जो सुभाष चंद्र बोस है, इनको लगा, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, इन सारे भारतीय सैनिकों की सहायता से, इन सारे भारतीय सैनिकों की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में एक संस्था की स्थापना करेंगे, उसका नाम होगा फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर। अब सुनिए, जो फ्री इंडिया सेंटर है, प्रश्न आता है कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था, जर्मनी, और राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। इसी बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया फ्री इंडिया सेंटर, और यही शुरू किया इन्होंने एक रेडियो स्टेशन, उसको बोलते हैं आजाद हिंद रेडियो। ठीक है, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो। और यहीं पे अपना एक सेना बनाया, उसका नाम था आजाद हिंद लीजन। आजाद हिंद फौज नहीं, अभी आजाद हिंद फौज का कोई जिक्र नहीं है, अभी क्या बोल रहे हैं हम, आजाद हिंद लीजन।
और इस आजाद हिंद लीजन में कौन सैनिक हैं? जो सैनिकों को उत्तरी अफ्रीका से गिरफ्तार किया गया है, लगभग 2500 से आसपास ये सारे सैनिक, इन सभी को मिलाकर आजाद हिंद लीजन नामक संगठन की स्थापना किए हैं सुभाष चंद्र बोस। सब काम कहाँ हो रहा है? ये बर्लिन में। प्रश्न आएगा कि आजाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। कहाँ किया है? बर्लिन में। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ किया है? बर्लिन में। आजाद हिंद लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया है? बर्लिन में। अब इन सब की सहायता से अब सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाएंगे? जापान जाएंगे। और जापान में एक व्यक्ति ऑलरेडी पहले से है, उस व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है रास बिहारी बोस। जर्मनी में एक ऑलरेडी व्यक्ति है, उसका नाम है रास बिहारी बोस। और ये जो रास बिहारी बोस है, रास बिहारी बोस ने एक संगठन स्थापित किया था, उसका नाम था वहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये भी इन्हीं का संस्था है। एक संस्था इससे पहले था, हम लोग पढ़े सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इनका है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कर रहे थे कौन? रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस के पास इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में जितने भी लोग शामिल थे, अब होगा क्या? रास बिहारी बोस, इनका एक मीटिंग होने वाला था सिंगापुर में, और यहाँ से क्या करेंगे? ये सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखेंगे, और पत्र लिखने के बाद इनको इन्वाइट करेंगे। कहाँ? ये आप जापान। इनको बुलाएंगे कहाँ पे? जापान बुलाएंगे। और जापान में ही रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में ही एक संगठन इनका काम कर रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और ये इनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है इस समय। 1912 में ही घटना को अंजाम दिए थे। कौन सा? दिल्ली षड्यंत्र बम फेंका गया था। और ये लगभग बहुत ज्यादा उम्र हो चुका है रास बिहारी बोस का। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। अब सुनिए कौन है कैप्टन मोहन सिंह? सुनिए, होगा क्या कि भारत के बहुत सारे सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल थे। और ये सारे के सारे ब्रिटिश सेना के जितने भी सैनिक थे, ये सारे के सारे, जो एक देश है, उस देश का नाम है सिंगापुर। मलाया यानी कि मलेशिया। इन सारे प्रांतों में क्या था कि ब्रिटिश सैनिक में जितने भी भारतीय सैनिक शामिल थे, वो सब लड़ रहे थे किसके तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से। और इसमें एक देश यहाँ पे बढ़ रहा था एशिया में, पूर्वी एशिया में, उस देश का नाम क्या था? जापान। जापान जो है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा ताकतवर देश बन के उभरा था। और जापान जो है, जापान किस राष्ट्र से? धुरी राष्ट्र से। और इधर से ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक शामिल किस राष्ट्र से? मित्र राष्ट्र से। होगा क्या कि जब सिंगापुर और मलाया के क्षेत्रों से जब ब्रिटेन को भगा दिया गया, वहां से जितने भी भारतीय सैनिक थे, सारे भारतीय सैनिक गिरफ्तार कर लिया कौन? जापान। आइए, इन सारे भारतीय सैनिक गिरफ्तार कर लिया कौन? जापान। और उसका कैप्टन कौन था? मोहन सिंह। सारे सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन मोहन सिंह। तो हुआ ये, कैप्टन मोहन सिंह सहित सभी भारतीय सेनाओं को गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया गया? जापान। जापान के जेल में सबको बंद कर दिया गया। और उनके बाद जो जापान के प्रधानमंत्री है, उसका नाम है तोजो। उन्हें यह लग रहा है कि ऐसा करते हैं कि जितने भी भारतीय सैनिक को हम गिरफ्तार किए हैं, ऐसा करते हैं इन सभी भारतीय सैनिकों के प्रयास से हम किस पे अटैक कर दें? ब्रिटेन पे। इनका ये प्रयास हो रहा है कि जब सारे भारतीय को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, इन सब की मदद से क्या करते हैं कि ब्रिटेन के क्या करेंगे? भारत पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। किसको हराने के लिए? ब्रिटेन को हराने के लिए। क्या होगा यहाँ पे? सुनिए, होगा क्या कि जो कैप्टन मोहन सिंह है, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनेगा एक संगठन, उसको बोलेंगे आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, ध्यान रखना है। आजाद हिंद फौज के अगर संस्थापक पूछेगा तो आंसर क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह बनेंगे आजाद हिंद फौज के संस्थापक। और एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? रास बिहारी बोस। इनको लगा कि आजाद हिंद फौज में हम अपनी जितने भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जितने भी सेना है, उन सबको शामिल किसमें कर देते हैं? आजाद हिंद फौज में। हुआ ये कि जब जापान के प्रधानमंत्री को थोड़ा सा यहाँ पे अचंभित हो रहा है कि अगर इतनी बड़ी सेना अगर आजाद हिंद फौज की हो जाएगी, तो हो सकता है कहीं हमारे ऊपर, कहीं हमारे खिलाफ विद्रोह तो ना कर दे। मतलब उनको डर है कि आजाद हिंद फौज में जब ये भी अपना सेना शामिल कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी इतने हजार लोग शामिल हैं, तो हम तो इसको सहायता कर रहे हैं आजाद हिंद फौज को, तुम लोग ब्रिटेन की तरफ से तुमको लड़वाएंगे। लेकिन हुआ ये, आजाद हिंद फौज को जब देखा कि भाई इतनी सारी सेनाओं का क्या हो रहा है, इसमें शामिल होते जा रहा है, ये भी अपना सेना इसमें शामिल कर दिए, तो आजाद हिंद फौज को इतनी बड़ी सेना का देखते हुए इन्होंने कहा कि हम इस आजाद हिंद फौज को करते हैं भंग। नहीं रहेगा ये आजाद हिंद फौज, इतना बड़ा सेना, तो हमको डर लग गया भाई, इतना बड़ा सेना बन जाएगा तो हो सकता है जापान के खिलाफ ये विद्रोह कर दे। तो हुआ ये कि जब आजाद हिंद फौज को विघटन कर दिया गया, तो फिर हुआ ये कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने के लिए ही रास बिहारी बोस किसको बुलाएंगे? सुभाष चंद्र बोस को। आइए, इस आजाद हिंद फौज क्या कीजिए, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालिए। और 1943 में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कौन संभालेंगे? सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस पे जर्मनी के प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री तोजो को भरोसा है, ये गलत आदमी नहीं है। ठीक है, ये लोग जरूर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेगा और इस आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बोला जाएगा हम लोग अटैक करने वाले कहाँ पे, भारत में। सुनिए यहाँ से कहानी थोड़ा बदलेगा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्व करता यहाँ पे कौन बन जाएंगे फिर से, सुभाष चंद्र बोस। और जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के नेतृत्व करता बनेंगे, क्या होगा कि सुभाष चंद्र बोस इसके बाद जाएंगे कहाँ पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस इसके बाद जाने वाले हैं सिंगापुर, जापान से कहा सिंगापुर। और सिंगापुर में जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस बनाएंगे अपनी सरकार, जिसको बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार, जिसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद कौन बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस। और जब सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन चुके अपनी सरकार का, अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग व्यक्ति को, कोई वित्त मंत्री बनेंगे, कोई अलग अलग मंत्री बनेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस जिसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे। और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से कहा हम तो अपनी सरकार बना चुके हैं, अस्थायी सरकार, लेकिन हम लोग शासन करेंगे कहाँ पे, कोई क्षेत्र नहीं है हमारे पास शासन करने के लिए। तो जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं एक क्षेत्र, उसका नाम है अंडमान निकोबार। सुनिए अब एंट्री किसका हो गया, अंडमान निकोबार। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने अंडमान निकोबार का क्षेत्र किसको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस जब अपनी सेना लेके पहुंच चुके अंडमान निकोबार, मतलब उनको कहा अब तो हमारे पास अस्थायी सरकार भी है और हमारे पास शासन करने के लिए हमारे पास क्षेत्र भी है। तो अंडमान निकोबार का क्षेत्र जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने किसको गिफ्ट कर दिया है, सुभाष चंद्र बोस को। और जब सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार पहुंचेंगे तो उन्होंने इस अंडमान और निकोबार का द्वीप का नाम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। एक का नाम हो जाएगा शहीद द्वीप, एक का नाम हो जाएगा स्वराज द्वीप। ठीक है, इस प्रकार जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का नामकरण चेंज कर देंगे सुभाष चंद्र बोस। फिर सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी सेनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनका कहना होगा कि जो भारत का उत्तर पूर्वी भारत है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, इस वाले इलाके में हम लोग क्या करेंगे, इधर से करेंगे अटैक। और आपको पता है भारत के यहाँ पे एक पर्वत, उसका नाम क्या है, अराकान युमा पर्वत। उन्होंने कहा सबसे पहले हम अराकान युमा पर्वत क्रॉस करेंगे। और अराकान युमा पर्वत क्रॉस करने के बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल और कोहिमा में अंग्रेजों ने अपना बहुत बड़ा सेना खड़ा कर रखा था और सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी सेना को तोड़ के आगे बढ़ना था। तो हुआ ये कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस म्यांमार की राजधानी कहाँ है, वहां पे रंगून। प्रश्न आएगा आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय बनाया गया था कहाँ पे, रंगून में, बगल में ये भारत के। ठीक है, अब सुनिए कि सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ेंगे, कहानी सुन लीजिए पूरा, फिर उसके बाद खत्म कर देंगे इसको। सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये सबसे पहले अराकान युमा पर्वत ये क्रॉस करेंगे। अराकान युमा के वहां के जो भी सैनिक है उसको हराएंगे। हराने के बाद क्या होगा कि आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा, इसी दौरान जापान पे अमेरिका ने गिरा दिया बम। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी। अब क्या होगा, हुआ ये जापान पे जैसा ही गिरा अमेरिका का बम, तो जापान ने कर दिया सरेंडर। जिस आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान कर रहा था कौन, जापान ने अपना समर्थन देने से क्या कर दिया, मना, क्योंकि सिंपल से खुद सरेंडर कर दिया है। 15 अगस्त 1945 को जो जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, समाप्त। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, आजाद हिंद फौज भी क्या हो गया, जहां था वहीं रह गया। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि भाई हम लोग मणिपुर की राजधानी इम्फाल पे अटैक करेंगे और कोहिमा पे अटैक करेंगे और उसके बाद हम लोग उत्तर भारत की ओर क्रॉस कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए। लेकिन ये मिशन क्या हो गया, इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब असफल हो गया, क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, सारा डेट हम लोग लिखेंगे, फिलहाल एक भी डेट आपको नहीं बताया गया है, क्योंकि इस समय क्या है कि भारत में आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में जून और जुलाई के समय में मानसून आता है। अभी जुलाई का मौसम चल रहा है, तो जून और जुलाई में क्या है कि मानसून का आगमन हो जाता है। और मानसून का आगमन के कारण क्या होगा कि इन सारे सैनिकों को राशन, खाना पीना का धीरे धीरे क्या होने लगा, कमी होने लगा। बंगाल की खाड़ी में लहर वगैरह सब उठने लगा, तो इनको लगा कि भाई हमारी सेना धीरे धीरे हो चुका है कमजोर, जापान कर दिया है सरेंडर, तो अब आजाद हिंद फौज के सैनिकों का तो क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या, ब्रिटिश जो है इस आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को क्या कर लेंगे, गिरफ्तार। और सभी सैनिकों को गिरफ्तार करके लाया जाएगा कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है लाल किला। आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों पर चलाया जाएगा लाल किला मुकदमा। और इस लाल किला मुकदमा में आजाद हिंद फौज के जितने भी सारे सैनिक थे, उन सारे सैनिकों को दिया जाएगा सजाए मौत, फांसी की सजा। लेकिन क्या होगा, भारत की तरफ से जो महत्वपूर्ण कुछ वकील है उनके द्वारा इस लोगों की सुनवाई किया जाएगा और भारत में इतने सारे लोग विद्रोह कर देंगे कि अंग्रेजों को फांसी की सजा वापस लेना पड़ जाएगा। उसमें भारतीय वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड बेवेल। और लॉर्ड बेवेल इतना अधिक प्रेशर में होता है, लोगों ने इतना अधिक प्रेशर दिया, लाल किला तोड़ दो और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो, ये नारा बुलंद किया। और बुलंद करने के बाद क्या होगा,
अंग्रेजों के ऊपर इतना अधिक प्रेशर हुआ कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। और अगर यही प्रेशर अगर उस समय बना होता, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जेल से रिहा करने के बाद अगर उस समय भी अगर इसी तरह का प्रेशर बना रहता अंग्रेज पे, तो हो सकता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भी क्या हो जाते, रिहा हो जाते। ठीक है, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस ताइवान की यात्रा कर रहे होते हैं और इस ताइवान की यात्रा के दौरान ही ताइपे नामक जो एयरपोर्ट है, उसी पे जगह है वहाँ पे क्या होता है, विमान दुर्घटना हो जाता है और विमान दुर्घटना में ही 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की हो जाती है मृत्यु और शहीद हो जाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्यमयी मृत्यु बना हुआ है और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए बहुत सारे आयोग गठन किया, आगे पढ़ेंगे, शाहनवाज आयोग बना था उसकी जांच के लिए, लेकिन सारे सारे आयोगों ने कोई भी रिपोर्ट, अभी फाइनल रिपोर्ट किसी ने नहीं दिया और ना सरकार ने उसकी मृत्यु के बारे में कुछ बोला है। ठीक है, कांग्रेस के समय में भी उसके द्वारा बहुत सारा आयोग का गठित हुआ था। जैसे आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री का मौत भी क्या हुआ, इसी प्रकार रहस्यमय रह गया। तो सुभाष चंद्र बोस का जो मौत है, जो शहीद हुए हैं, उनका जो 18 अगस्त 1945 का जो दिन है वो विवादित दिन है, लेकिन हम लोग को मानना पड़ेगा, एग्जाम में अगर तो मृत्यु कब हुआ तो हमें वही मारना है, 18 अगस्त 1945। ठीक है, चलिए, यह है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही अपनी सेना में कुछ अलग अलग ब्रिगेड बनाया गया था, जिसमें नेहरू ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था, आजाद ब्रिगेड था। उसके बाद एक महिला को शामिल किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, जिसकी महिला थी कौन, लक्ष्मी सहगल। ठीक है, ये सारे लोगों का संबंध रहा आजाद हिंद फौज में। इसका मतलब आजाद हिंद फौज में पुरुष सैनिक तो थे ही, महिला क्रांतिकारी को भी शामिल किया गया था, जिसके नेतृत्व में उसका नाम था लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में लक्ष्मीबाई ब्रिगेड चल रहा था। इस प्रकार हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग यहाँ पे जो छूट गया जो लिखेंगे, कहानी हम लोग कर ली है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुआ है और किस प्रकार वो आजाद हिंद फौज की नेतृत्व संभालेंगे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गया, उसके बाद क्या होगा, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उसमें क्या चला, मुकदमा, कौन सा मुकदमा, लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा पे सारे लोगों को क्या कर दिया, रिहा कर दिया गया और उसके बाद ये कहानी क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का खत्म। 1945 में सारा घटना होगा, 46 और 47 के बाद हम लोग को देश हो जाएगा क्या, आजाद। ठीक है, चलिए, इस प्रकार हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बचा हुआ है उसको हम लोग कल करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।